करदाताओं की औकात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। ताने देते हैं जो ताने तुम देने दो, ताने देते हैं जो ताने तुम देने दो, कांटे बोते हैं जो कांटे तुम बोने दो, कांटे बोते हैं जो कांटे तुम बोने दो। हम है कर्मठ प्राणी, हम है कर्मठ प्राणी, इतिहास बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। खाकर चले जाते हैं, क्या बात, जबरदस्त लाइन। और ये उनके लिए है जो ओरिजिन में आ गए और ओरिजिन से बहुत सारे इनकम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि कम मिल रहा है हमें। AN4US पारस सर, आपका स्क्रीन शेयर है, आप ऑफ कर लेंगे। पारस रामपाल सर, पारस रामपाल सर, आप अपना स्क्रीन ऑफ कर लेंगे। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट रहीम खान। आज के इस वंडरफुल जूम सेशन में आप सभी का वेलकम है। 600 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं और आज का ये वंडरफुल सेशन वरिंदर सर का था, लेकिन उनके घर में कुछ मेडिकल इश्यू आने की वजह से आज सर सेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे बीच में हमारे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट मेंटर मिस्टर वजीर अहमद सर हैं और सर हमें आज सिखाएंगे और बताएंगे कि फाइनेंस का सेक्टर होता कैसा है। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जो भी चीजें हम बताते हैं ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी को गाइड करते हैं। जो भी प्रॉफिट हम ले रहे हैं उसे हम आप सभी के बीच में शेयर करते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, आप सीखिए, समझिए चीजों को, उसके बाद आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है और नुकसान भी आपका है। हम सिर्फ आपको रास्ते बता सकते हैं, उस रास्ते पे चलना नहीं चलना आपकी अपनी मर्जी है। कुछ लोगों को बहुत सारी बातें हर रोज हम बताते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है वो चीजें, वो सिर्फ रेट को देखते रहते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में हर प्रोडक्ट का, हर काम का प्रॉफिट कम और ज्यादा होता है और ये चीजें आपको माननी होगी। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आपको इस काम को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको जब तक चीजें समझ में नहीं है, कुछ लोगों को 2-2 साल से समझ में नहीं आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 20 के रेट में लिया था, 25 के रेट में लिया था, 18 के रेट में लिया था, मैं 2 साल से हूँ। 2 साल से जो ओरिजिन में है वो ओरिजिन को समझ चुका है। आप 2 साल से ओरिजिन में नहीं है, आपने 2 साल से सिर्फ पैसा लगा के रखा है। चलिए, बातें बहुत सारी हैं। मैं सर को एक बार चेक करता हूँ क्या हमारे बीच में सर आ चुके हैं, फिर हम सर का वेलकम करेंगे और सर से जानेंगे कि ओरिजिन कैसे बेनिफिट देता है, ओरिजिन में हमें क्या प्रॉफिट है और मार्केट में हम किसी और चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या प्रॉफिट है। इन चीजों को हम समझेंगे। वजीर सर, आप अवेलेबल हैं क्या? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आप हैंड राइज करेंगे सर प्लीज। ओके, वजीर सर आ चुके हैं हमारे बीच में। तो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से हम सर का वेलकम करेंगे और हम जानेंगे सर से आज कुछ
इन्वेस्टमेंट के तरीके, कुछ फायदे और ओरिजिन को कंपेयर करेंगे हम मार्केट के और भी प्लानों से जो मार्केट में चल रहे हैं फाइनेंस सेक्टर पे। तो जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे दोस्तों सर का। मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटर मिस्टर वजीर अहमद सर को। वेलकम है सर आपका, आप आए और सेशन स्टार्ट करें सर। वेलकम सर। थैंक यू, सर। थैंक यू रैम सर। तो चलिए मैं सभी से बोलना चाहूंगा वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशंस। मैं सबका आभारी हूँ दोस्तों कि आज के सेशन को हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे बिकॉज वी विल डिस्कस सम डिफरेंट थिंग्स। चलिए कुछ आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ चीजों को सीखने वाले हैं दोस्तों। आज का जो सेशन था काफी जबरदस्त होने वाला था। आज वृद्धि सर की सेशन थी बिकॉज कुछ हेल्थ इशू होने की वजह से सर आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ कल या परसों हो सकता है कि सर का सेशन हो। तो काफी जबरदस्त सेशन रहता है उनका, तो लोग इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो हमने सोचा कि आज कुछ हम डिफरेंट चीज ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट चीजें बताते हैं और हम कंपेयर करते हैं अपने ओरिजिन के साथ में, अपने अनुबी के साथ में, अपने एलजीएनएस के साथ में। थोड़ा सा दोस्तों चीजें समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं पेन पेपर लेके बैठ जाएं, क्योंकि अगर कुछ चीजें आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको नोट करोगे। दोस्तों नोट करना आसान नहीं होता, नोट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही सेम प्रोसेस करके आज लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। एक लाइन अगर मैं बोलना चाहूंगा कि बोरिंग वे टू गेट द रिच एंड फास्ट वे टू बिकम पुअर। ठीक है, तो बोरिंग जो तरीका होता है दोस्तों, उससे यार आदमी अमीर से अमीर बन सकता है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा बोरिंग होता है। और गरीब बनने के तो कई सारे एकदम फास्टेस्ट तरीके हैं, फास्टेस्ट वे है। तो इस चीज को हमें और आपको समझना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक बेस्ट लिसनर हो गए ना तो हम बेस्ट एक्सप्लेनर बात इन फ्यूचर बन सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि अ गुड एम्प्लॉय बिकम अ गुड बॉस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो अपने आप को थोड़ा सा टॉप माइंड सेट कर रखिए। हमें जिस सेक्टर में हम रहते हैं हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम उस पर टॉप करें। हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हम उसके मास्टर रहे। हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हम उन चीजों को एक एक बारीकियों को समझे। हम दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बस एजुकेशन पर्पस के तौर पे हम इस सेशन को कंडक्ट करते हैं ताकि आप सभी को चीजों की नॉलेज हो सके। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कुछ कुछ नॉलेज देते हैं दोस्तों, उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में 360 डिग्री का चेंजेस किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ दोस्तों कि आप स्टडी पे फोकस करिए, नॉलेज लेने पे फोकस करिए। बिकॉज दोस्तों अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन करते हैं तो कॉम्पिटिशन डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप टॉप पे जाते हैं तो वैसे वैसे कंपटीशन डिक्रीज होता है। आप सोचिए कि 10 में आप थे तो पूरे इंडिया लेवल पे कितने 10 में मतलब क्लास 12 में लोग थे। ठीक है, वैसे जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो नंबरिंग कम हो जाती है, और जाते हैं और नंबरिंग कम हो जाती है। कोई टॉप लेवल की कंपनी है तो देखोगे जो कंपटीशन हो रहा है किन्हीं 10 लोग के बीच में। तो जैसे 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 आप टॉप पे जाते हो वैसे वैसे करके आपका कंपटीशन घटने लगता है, और टॉप पे जाने का केवल एक ही रास्ता है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं उतना ज्यादा आप चीजों के साथ में यहाँ पे बोल सकते हैं अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, अपने सोशलिज्म को बढ़ाते हैं, और डे बाय डे आप देखते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बड़ा होते रहता है। चलिए, क्योंकि दोस्तों एक चीज और अगर बताऊंगा आपको, अगर मैं बताना चाहूँ कि जो हमारा नॉलेज है उसमें डे बाय डे कंपाउंडिंग होती है। किसी भी टाइप का दोस्तों इन्फ्लेशन नहीं है इसमें। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, और हम बात करेंगे दोस्तों एलजीएनएस ओरिजिन के कंपाउंडिंग के बारे में। तो चलिए आप लोग पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। चलिए आज दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नो नीड द इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन। आप सब एग्री करते हैं? नो नीड द इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन, हमें ओरिजिन की इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिन, आप सभी जानते हैं, इस चीज से एग्री करते हैं? चलिए एक बार सभी एक्टिव हैं, एक बार सभी आप स्क्रीन की तरफ हैं, अपनी अपनी रिएक्शन दीजिए।
राशन कार्ड दे फोन लगा हुआ ओके, थैंक्स टू ऑल। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। एट लास्ट हम अपने कुछ चीजें डिस्कस करने के बाद हम ओरिजिन के प्लान पे भी आएंगे, बट देखते हैं हमारे पास टाइम कितना बचता है। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, हम कंपैरिजन सेशन है। आज जो हमारा सेशन है वो कंपैरिजन बेस्ड सेशन है कि हम कंपेयर करेंगे अदर पोर्टफोलियो में बनाना और ओरिजिन में अपना पोर्टफोलियो सेटअप करना। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी सादगी से इसको समझते हैं, कितनी सादगी से इन सभी चीजों को लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनालिसिस पावर है वो स्ट्रांग होगी। चलिए, हमारे साथ लगभग 1000 पार्टिसिपेंट आ गए। मैं इसी का इंतजार कर रहा था और 1000 पार्टिसिपेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिनकी जिनकी वीडियोस ऑन या रहीम सर, आप एक बार चेक करेंगे, जिसका वीडियो ऑन होगा उस पर क्लिक करके वीडियो ऑफ कर देंगे आप। ओके सर। पार्टिसिपेंट में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, जिनका जिनका वीडियोस ऑन होगा उस पर क्लिक करके वीडियो ऑफ कर देंगे। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ आप सभी के बीच में। ओके, रहीम सर बताएंगे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आप ये भी बताएंगे सर, मेरी पीडीएफ विजिबल है? यस सर। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। हम बात करते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में। आप सभी जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं महंगाई दर क्या होता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो क्या करता है? ईट योर सेविंग। क्या करता है दोस्तों? ईट योर सेविंग। जो आप सेविंग करते हैं उसको वो खा जाता है। कौन खा जाता है? आप अपने फोन को टिल्ट कर सकते हैं, अपने फोन को हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा, या जूम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? ईट योर सेविंग। आप जो बचा के रखते हैं दोस्तों, वो उसको खा जाता है। ध्यान रखिएगा। और क्या इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन है दोस्तों एनिमी ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का दुश्मन है, कंपाउंडिंग का दुश्मन है, ठीक है, सेविंग का दुश्मन है। तो हमें क्या करनी है? अपनी कंपाउंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? क्या क्या चीजें हैं, चलिए बात करते हैं दोस्तों। एक डेटा एनालिसिस के हिसाब से, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन दर है, मतलब महंगाई दर है, वो कितना है? पर ईयर कितना है? 4% है। कितना है? 4% है। लेकिन अगर लास्ट 60 ईयर का एवरेज इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखा जाए दोस्तों, 7.5 है। कितना? फैक्ट्स क्या बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई दर है, वो कितना है? 7.5%। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है दोस्तों? पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इन्फ्लेशन रेट वो होता है कि मान लीजिए अपने, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ समोसे का, मैं एग्जांपल से तो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने 5 रुपए का समोसा नहीं खाया और 5 रुपए को सेव कर दिया। 2 साल बाद आप देखोगे आपका 5 रुपए वहीं रह जाएगा, लेकिन समोसे की जो दाम हो जाएगी वो 12 रुपए हो जाएगी। तो आप उस 500 से वही सेम समोसे को नहीं खरीद सकते, सेम साइज सेम वेट का नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो महंगा हो चुका है। यही होता है दोस्तों इन्फ्लेशन। आपने देखा होगा एक समय पे कि जो एग हुआ करते थे, अंडे और समोसे का रेट एक ही था। अंडा का रेट तो सेम रहा, लेकिन जो समोसे का रेट है वो बढ़ के 20 रुपए हो गया, 24 रुपए, 25 रुपए हो गया। तो ये होता है दोस्तों इन्फ्लेशन। तो जहां पे हमें डेटा देखने को मिला वहां 4% है, लेकिन फैक्ट्स क्या बताते हैं? 60 साल का जो एवरेज है वो 7.8 है। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी क्या है? जो हमारी सेविंग को ईट करता है वो कितना है? 8%। कितना दोस्तों? 8% है।
8 से 10% है। क्या इन्फ्लेशन रेट 8 से 10%? सॉरी, चलिए बात करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आलू प्याज का सब्जी का जो आप बुक कॉपी पेन खरीदते हैं उस पे हम कुछ मेजर चीजों को देखते हैं जिसमें हमें इन्फ्लेशन दिखता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो चलिए, जो एजुकेशन सेक्टर है दोस्तों, कुछ एनालिसिस के हिसाब से ये वेरी भी कर सकता है। तो मैंने जहां से डेटा निकाला है उसमें ये दिखाया गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है एजुकेशन पे वो 10% का है। हेल्थ केयर की बात करें दोस्तों, हेल्थ केयर पे लगभग 13 से 14% का इन्फ्लेशन रेट है। हर साल हेल्थ सेक्टर 13 से 14% बढ़ जाता है। ठीक है, हाउसिंग पे कितना है? 10% का है। गोल्ड पे कितना दोस्तों? 10% का है, लेकिन इस साल 10% से कुछ ज्यादा भी ग्रो किया है। तो ओवरऑल 8% का है, ओवरऑल 7.5% का है। तो हम यहाँ पे 10%, 13% और 10% क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनली है जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं दोस्तों। आपने कभी बाल कटवाया होगा 20 रुपए में, 10 रुपए में, 50 रुपए में, लेकिन आज सेम चीजें, सेम कटिंग आपको कितने मिलती है? 150, 200, 400, 800 रुपए में वो चीजें आपको मिलती है। तो ये भी क्या हो गया? ये एक टाइप का लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन हो गया। चलिए, थैंक यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? कंफर्म करेंगे। सॉरी, कॉल आ गया था। स्क्रीन विजिबल है रहीम सर? रहीम सर बिजी होंगे तो आप। यस सर, यस सर, यस सर। तो हमने दोस्तों ये देखा, तो हमने देखा कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी कुछ होता है। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं? हम हमेशा बेटर से बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं, और उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ हमारा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये हमारा बढ़ करके 10% हो जाता है। तो चलिए हम इसमें 8% लेते हैं, और 8% के इन्फ्लेशन रेट से हम कुछ चीजों को आज यहाँ आपके बीच में कंपेयर करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे दोस्तों कंपेयर करते हैं कि हमने क्या किया कि व्हाट हैपेंड to 1 CR is keep in a different इंस्ट्रूमेंट। चलिए, हमने क्या किया? एक कैपिटल लिया। कितना कैपिटल लिया? एक CR का, 1 करोड़ का हमने कैपिटल लिया। अब उसको रख करके देखते हैं कहाँ पे। हम उसको रख के देखते हैं दोस्तों बैंकिंग में, सेविंग बैंक में हम उसको रखते हैं, एफडी में हम उसको रखते हैं, निफ्टी 50 में हम उसको रखते हैं, रियल एस्टेट। ठीक है, क्लियर है? हमारे पास कैपिटल कितना है दोस्तों? हमारे पास कैपिटल है 1 करोड़। ठीक है, 1 CR का हमारे पास कैपिटल है दोस्तों। एज ए हम एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप चीजों अपने हिसाब से कैपिटल ले सकते हैं। तो 1 CR का यहाँ पे कैपिटल है, हमने इसको रखा सेविंग में, हमने इसको रखा बैंक एफडी में, हमने इसको रखा निफ्टी 50 में, हमने इसको रखा रियल एस्टेट में। दोस्तों निफ्टी 50 क्या होता है? आप सभी बैंक सेविंग एफडी जानते हैं, रियल एस्टेट भी जानते हैं। निफ्टी 50 क्या होता है? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। दोस्तों निफ्टी 50 का मतलब होता है N+50। N+50 का मतलब होता है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज इक्वल टू 50। मतलब जो बड़ी 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स को मिला करके उनके शेयर्स को बोलते हैं निफ्टी 50। ठीक है, उनके शेयर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? निफ्टी 50 बोलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे उसके विषय में। तो हमने क्या किया दोस्तों? हमने सब जगह एक ही कैपिटल लिया है, तो आपको विजिबल होगा। चलिए, तो हमने क्या किया? हमारा जो इनिशियल अमाउंट है दोस्तों 1 CR बैंकिंग, 1 CR एफडी, 1 CR निफ्टी 50 और 1.07 CR है हमारा यहाँ पे रियल एस्टेट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ रजिस्ट्री चार्ज भी लगता है, तो उसको भी हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारा, अगर हम सेविंग बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है 3.5% है। दोस्तों ये वेरी भी कर रहा है, हम एज एग्जांपल के तौर पे बस ऐसी सभी को कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने सिंपल लिया है, और बाकी ये वेरी भी कर सकता है कुछ। चलिए बात करते हैं। तो नियर अबाउट सेम है। जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों कितना है? ये 3.5 है, यहाँ पे 7.4% है, यहाँ पे 13% है, यहाँ पे
ये वेरी करता है। चलिए हम एक को लेते हैं और देखते हैं इसको। तो थोड़ा सा अपने फोन को सीधा कर लीजिए, आप सभी फोन को सीधा कर लीजिए और इसको हम जूम करते हैं। चलिए हमने क्या देखा, हमने देखा दोस्तों कि बैंकिंग में बैंक में हमने क्या किया, 1 CR इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जिसमें दोस्तों हमारा क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 3.5% है। टैक्स रेट कितना दोस्तों, 30% है। और इंटरेस्ट टैक्स रेट कितना है, 2.5% है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है उसको हम देखते हैं दोस्तों। जब हमें देखिए, जब हमारा यहाँ पे 30% इनकम स्लैब कट रहा है और इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट रेट मतलब 30% टैक्स देने के बाद जो हमें मिल रहा है, जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो कितना दोस्तों, वो हमारा है 2.45%। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि हर साल का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है, वो है 8%। हर साल का इन्फ्लेशन रेट कितना दोस्तों, 8% है। जब इन्फ्लेशन रेट आप 8% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से माइनस कर देते हैं तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट निकल के आता है वो कितना होता है, -5.55%। मतलब एक साल में अगर आप यहाँ पे सेविंग में रखते हैं तो आपका 1 CR में से -5% लूज हो जाएगा, मतलब 5% वो लॉस कर जाएगा, मतलब 5% वो कम हो जाएगा। केवल वो डिजिट्स रह जाएगा, केवल वो आपको डिजिट्स में रह जाएगा, वैल्यू में नहीं रहेगा। डिजिट्स और वैल्यू में हो सकता है आप अंतर अभी थोड़ा समझ रहे होंगे, डिजिट्स और वैल्यू में क्या अंतर है, ठीक है। तो क्या रह जाता दोस्तों, डिजिट्स रह जाता, उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे 500 का नोट हमारे पास पहले था, 500 1000 का, जब वो बंद हुआ तो केवल और केवल एक कागज का टुकड़ा रह गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो उसी तरीके से आपको ग्रोथ तो दिखाई देगा लेकिन वो केवल एक डिजिट्स रह जाएगा, उसकी वैल्यू -5.55% घट जाएगी। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि एक समझ जाएंगे तो आप सभी को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इनिशियल अमाउंट हमारे पास 1 CR था, इंटरेस्ट रेट कितना है, 3.5% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। 30% का अगर हमारा टैक्सेशन इनकम स्लैब है तो इसको माइनस करने के बाद हमें क्या मिला, इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास, जो हमारा 3.5 था, 30% घटाने के बाद हमारे पास कितना है दोस्तों, 2.45%। अब 2.45% में अगर हम इन्फ्लेशन घटा लेते हैं, जो हर साल इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, उसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 5.55% में हम माइनस में चले जाते हैं हर साल। चलिए ये चीज दोस्तों हमें और आपको समझना है। चलिए हम बात करते हैं बैंक एफडी के बारे में। तो जहां पे हमें 3.5% सेविंग में मिल रहा था, मतलब फ्लेक्सिबल में, हमने अपने अमाउंट को फ्लेक्सिबल में रखा है, जब चाहे तब निकालें, जब चाहे तब इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन उसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं और सेम अमाउंट हमारा सेम कैपिटल होता है। हमारा सेम कैपिटल होता है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है कितना दोस्तों, 7.4 है। और अगर हम टैक्स की बात करें, 30% टैक्स देने के बाद ये 7.4 में जो बचता है हमारा, कितना बचता है, 5.18%। और दोस्तों 5.18 में अगर आप यहाँ पे -8% कर देते हैं, कितना, -8% कर देते हैं, तो आपको कितना बचता है, -3%। मतलब आपको डिजिट तो मिला, उसकी वैल्यू नहीं मिली। मतलब इन्फ्लेशन रेट ने क्या किया, आपके वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर एफडी में रखा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना हो जाएगा, -3% हो जाएगा, मतलब 3% कम हो जाएगा ओवरऑल कैपिटल से समय के साथ। जो मैंने बताया ना, समोसा को आपने परचेज नहीं किया, अपने सेविंग में रखा, मतलब अपने पास ही रखा, 5 रुपए की वैल्यू 5 रुपए हो गई, समोसे की वैल्यू बढ़ गई। तो उसी तरीके से समय के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट से माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 3% ही निकल के आएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम यहाँ पे हम निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं और रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। चलिए दोनों में हमने यहाँ पे 1 CR रखा है, यहाँ पर 1.7 CR है, तो 1.07 CR है, क्योंकि वहां पे कुछ रजिस्ट्री चार्ज भी लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगता है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों कि 2000 से लेकर के 2024 को जो डेटा है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना आया है, लगभग 13.5% का इंटरेस्ट रेट आया है।
और रियल एस्टेट में हमेशा दोस्तों समय के साथ साथ वैरी करती रहती है। ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का गेम। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतनी और जितना ज्यादा डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये आपका ग्रोथ होता है। मान के चलिए हम निफ्टी 50 को देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो दोस्तों हमारा यहाँ पे 13.5 है, और हमारा जो 12.5 ऑन रिडेम्पशंस है, ये जो हमारा टैक्सेशन है, मतलब रिडेम्पशन टैक्सेशन क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 CR रखा और उसके बाद हमने हमारा जो अमाउंट है वो 2x हो गया, मतलब 2x हो गया, मतलब 2 CR हो गया, तो हमारा जो टैक्स लगेगा वो केवल 1 CR पे लगेगा। ये होता है रिडेम्पशन टैक्स। ठीक है, हमारा जो किस पे लगेगा, ये हमारा केवल 1 CR पे लगेगा। तो 1 CR पे हमारा जो रिडेम्पशन टैक्स है वो कितना है, 12.5%। मतलब अगर हमने 1 करोड़ को देखा तो केवल 12.5 घटने के बाद, माइनस कर लेते हैं, 12.5 लगभग दोस्तों 12 लाख यहाँ से डिडक्ट होगा। चलिए ठीक है, उतना डिडक्शंस के बाद जो हमारा अमाउंट बचेगा, ठीक है, वो कितना बच रहा है, 13% हमें मिला। ध्यान से देखिए, हमारा 1 CR पे निफ्टी 50 पे 13% मिला, और उसके बाद उसमें से 12.5% का रिडम्पशन टैक्स लगा। माइनस करने के बाद, वो भी माइनस करने के बाद जो हमारा नेट इंटरेस्ट रेट आया वो कितना था, वो जो भी था उसमें जब हम -8% करते हैं तो हमें मिलता है कितना, ये देखिए यहाँ पे हम -8% करते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 5.5%। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा यहाँ निफ्टी 50 में साल में कितना, 5.5% का रियल ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से रियल एस्टेट में भी हमें हमेशा ग्रोथ ही मिलता है, इसमें लॉस नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसके लिए ना जो हमारा कैपिटल है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो हमारा जो कैपिटल है वो बड़ा होना चाहिए। तो निफ्टी 50 और ये हमारा हो गया, ये हमारा प्रॉफिट में होता है। लेकिन आप कंपेयर करिए, 5.5% का ग्रोथ मिलेगा, और वहीं ओरिजिन एलजीएनएस में अगर दोस्तों हम कंपेयर करें तो लगभग 670। चलिए मैं नहीं लिखूंगा, मैं कमेंट में चाहूंगा आप बताइए कि ईयरली रिटर्न्स क्या है। जो हमें एपीवाई दिखता है, हमारा ईयरली रिटर्न्स कितना परसेंटेज है दोस्तों, यहाँ पे हमें तो 20 to 91%, 30% हमें मंथली रिटर्न्स दे रहा है टोकन्स में। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये चीजें आपने समझा। चलिए एक बार मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूं। यहाँ पे दोस्तों 1 CR 1 CR 1 CR 1 CR हमने रखा। हमारा 30% यहाँ पे टैक्सेशन होने के बाद, टैक्स कटने के बाद हमारे पास 5.8 होगा। यहाँ पे -8% अगर हम कर देते हैं तो हम हमारा निकल जाता है दोस्तों -3%, हम 3% लॉस में चले गए। वहीं निफ्टी 50 और बात करते हैं यहाँ पे, इसमें रियल एस्टेट में दोनों में ही लगभग जो इंटरेस्ट रेट है इसमें वेरी करता है, और इसमें 13.5 है, लेकिन जो टैक्सेशन है वो दोस्तों 12% है रिडम्पशन, मतलब कैपिटल गेन पे। और उसमें भी अगर हम इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं तो ओवरऑल हम यहाँ पे 5.5% में प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझा। और अगर आप इसको हम ओरिजिन से कंपेयर करते हैं तो आप सोचिए, इन सभी से थोड़ा सा रिस्क तो हमें लेना पड़ता है, विदाउट रिस्क तो कुछ नहीं होता दोस्तों। लेकिन इसके बाद हमें जो मिलता है वो आप बताएंगे कितना परसेंटेज होता है। तो चलिए मैं जानना चाहूंगा, एपीवाई के बारे में जानना चाहूंगा, मंथली इसको क्या क्या मिल रहा है, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, फिर मैं आगे सेशन को आगे करूंगा। चलिए यहाँ पे ओके 697%, मुकेश कुमार जी ने, क्या बात है। अब सोचिए यहाँ पे हमें जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है दोस्तों 697% मिल रहा है। और अगर मंथली की बात करें तो 19 15 टू 19 13 डिपेंड करता है आप किस में हैं, पॉलीगन अनुबी हैं, आप बॉन्ड में हैं, आप किस पे हैं, वो डिपेंड करता है। ओके, जबरदस्त। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन को अगेन शेयर में है हमारा स्क्रीन, हम आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा जो इन्फ्लेशन रेट होता है, तो इसकी वजह से हमें अर्निंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम एक बड़ी अमाउंट्स की सेविंग नहीं कर सकते, एक बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। तो उसके लिए अगर कुछ करना है इन सभी सेक्टर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 साल से अबव का हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो जाकर के हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपाउंडिंग कितनी हुई है। अगर इन्फ्लेशन जितना है 4 साल 10 सालों में जो इन्फ्लेशन है, अगर उससे ज्यादा कंपाउंडिंग में है, तब तो आप सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको देखना है कि आप कितना कंपाउंडिंग कर सकते हैं, अपने अमाउंट्स को कितना कंपाउंड कर सकते हैं, ये आपके इन्फ्लेशन रेट को वहां से माइनस करेंगे, तो आप रियल प्रॉफिट में होगे, अदरवाइज आपके पास केवल डिजिट्स मिलता है। ठीक है, चलिए हम एक बात करते हैं, यहाँ पे 10 साल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 10 साल के बाद 10 साल के लिए बात करने से पहले हम एक रूल बताते हैं आपको दोस्तों, रूल ऑफ 7-2। ठीक है, रूल ऑफ 7-2 क्या कहता है, रूल ऑफ 72 क्या कहता है दोस्तों, डबल इन हाउ मेनी इयर्स। रूल ऑफ 72 क्या कहता है, डबल इन हाउ मेनी इयर्स। मतलब अगर मान लीजिए हमें 7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 72 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो जो हमें निकल के आएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, वेट देखिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ कर रहे हैं रियल कंपाउंडिंग मैथ फॉर 10 ईयर। हम 10 साल के लिए देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे जो भी एक्स अमाउंट लिया, अगर हम यहाँ पे 7% मंथ 7% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप समझते हैं दोस्तों 8% का हमारा यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी है, तो नियर अबाउट हम यहाँ पे क्या मतलब मान के चलिए 1% लॉस में है, या 10% देखे तो 3% हम यहाँ पे लॉस है। हमारा अमाउंट जो है वो 2x तो हो जाएगा, 2x तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन केवल एक डिजिट्स बन के रह जाएगा। ठीक है, वहीं अगर 12% मिल रहा है दोस्तों, तो हमारा जो एक्स अमाउंट है वो तीन गुना हो जाएगा, 15% मिल रहा है तो 4 गुना हो जाएगा। इसको कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए हम बताते हैं। तो रूल ऑफ 72, ठीक है, रूल 72 कैसे करता है दोस्तों, रूल 72 क्या बोलता है कि मान लीजिए जो भी आपको परसेंटेज मिल रहा है, उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 72 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो नियर अबाउट क्या मिलेगा आपको, नियर अबाउट आपको मान लीजिए यहाँ पे ये 70 मान के चलते हैं, तो 10 हो जाएगा। तो 10 सालों में क्या होगा, 10 सालों में आपका क्या करेगा, आपके अमाउंट्स को डबल करेगा। अगर 7% दे रहा है तो आपके अमाउंट को 10 सालों में डबल करेगा। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको 10% दे रहा है, तो 72/10 करते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं कितना हो जाएगा, 7.2 ईयर, मतलब 7.2 ईयर में आपके कैपिटल को डबल कर रहा है। वहीं अगर 15% का मिलता है दोस्तों, तो आपको 5 साल लगते हैं। आप जानते हैं कि पॉलीगन में अभी 14 से 15% लगता है ना, क्या मिलता है, 14 से 15% मिलता है, और उस 14 से 15% को अगर यहाँ पे 72 को 15 से डिवाइड करेंगे, लगभग 5 साल लगेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 15% हमारा मंथली लगता है, 15% मंथली लग रहा है, तो हमारा कैपिटल निकलने में कितना, दुगुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब 2x होने में कितना समय लगेगा, तो 2x होने में दोस्तों केवल और केवल 5 ईयर यहाँ दिख रहा है, वहां पे 5 मंथ बोल सकते हैं, 5 मंथ। आई होप अपने रूल 72 समझा होगा कि जो भी आपको परसेंट मिल रहा है, उसमें आप जो भी मिल रहा है 72 से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका ईयर दिख रहा है कि इतने सालों में आपका जो कैपिटल है वो 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर 15% मिल रहा है तो 5 सालों में हो जाएगा। कैसे, 72/15 कर देंगे तो हमें 5 सालों तक दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है कितने समय में 2x हो रहा है। चलिए एक बार और मैं चाहूंगा स्क्रीन विजिबल है करके जी, 15% नॉर्मल लगी, क्या बात है। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो अमाउंट है वो कितने साल में डबल होगा, इसको पता करने का तरीका क्या है। अगर कोई बोल रहा है कि जो आपका अमाउंट है
वो 15% आपको मिल रहा है, तो आपका कितने समय बाद 2x हो जाएगा? तो 72 से 15% को आप x कर दो, 15% कब मिल रहा है? मंथली, तो मतलब 5 मंथ में आपका अमाउंट 2x हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर बोल रहे हैं कि 15% ईयरली मिल रहा है, तो आपको 72 बाई क्या करोगे, 15 कर दोगे, तो आपको 5 साल में हो जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो आई होप ये चीजें आप समझोगे। चलिए हम आगे 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 की तरफ ग्रो करते हैं, लेकिन उससे पहले ये इतनी सारी चीजें किसको किसको समझ में आई? ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग था, आज ओरिजिन के टॉपिक से अलग था। आप सभी अपनी अपनी रिएक्शन देंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ एनालिसिस बेस्ड चीजें हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनली नहीं है, ये मेरा कोई कंटेंट नहीं है। आप सभी अपना अपना रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और टोन को आप टिल्ड कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि हाउ टू अर्न। हम बात करते हैं कि हाउ टू अर्न मोर इन लॉन्ग रन। चलिए, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, आप सभी इस सभी चीजों को रिलेट करिएगा, बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता। तो कोशिश होनी चाहिए कि बिफोर 10 या बिफोर 10+2 जो भी स्टूडेंट है उनको एक फाइनेंस का भी चैप्टर हो, जिससे वो ग्रेजुएशन आते आते या 12th क्रॉस करते करते चीजें उन्हें समझ में आ जाए। अगर उनके पास कुछ अमाउंट्स है, बोल सकते हैं कि उनके फादर की अमाउंट है या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसको स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। अदरवाइज फाइनेंस हम करते करते सीखते हैं और बस समय बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, इम्प्रूव योर जॉब एड्रेस। ठीक है, इम्प्रूव योर जॉब एड्रेस। चलिए, एड्रेस क्यों बोला गया है उसके बारे में बात करेंगे। पहले उसके बारे में उसको हम दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर हमें यहाँ पे अपनी अर्निंग को मोर करना है, तो लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए लोग क्या करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। ठीक है, अब्रॉड वगैरह चले जाते हैं, और वहां आप सभी जानते हैं कि ज्यादा पेमेंट आती है। तो लगभग लगभग हमारा जो बोल सकते हैं इनकम है वो 25% ग्रो कर जाता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिस भी फैमिली में जो लोग हैं बिजनेस माइंडसेट होते हैं, तो 100%, तो आप ये बोल सकते हैं कि 100% बोल सकते हैं कि जो उनके फैमिली में जो जनरेशन है वो 95% बिजनेस माइंडेड होती है। ठीक है, तो अगर कोई फादर है और वो अब्रॉड में है और 25% मच अर्निंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने फैमिली को अच्छा एजुकेशन देगा, अच्छी इकोसिस्टम देगा, और एट लास्ट वो भी कुछ अपने लाइफ में अच्छा करेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, गेट वेरी गुड इन अ डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है दोस्तों, यही कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है ना, जब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी ने कार खरीदा तो लोग क्या करते हैं कि खुद भी कार खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो क्या है, हमारा वो हमारा अभी हमारे यूज के लिए है कि नहीं, वो हमारा एसेट्स है कि हमारा लायबिलिटी में आ रहा है। आप अपने अमाउंट से, आपके पास जो भी सेविंग है उससे आप 3 गुना बड़े अमाउंट का आपने कर्ज ले लिया है, तो दोस्तों ये आपके लिए डेंजरस है। आप वही चीज को परचेस करिए, एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ, महंगी से महंगी वो चीज परचेस करिए जो आप परचेस कर रहे हैं उससे 7 to 8x अमाउंट आपके पास हो। बताओ, अगर कोई 1 लाख की आप चीज कर रहे हैं, तो आपके पास सेविंग में 8 लाख रुपए पड़ा हो तभी वो आप लो, अदरवाइज आपके लिए कोई यूजलेस है। और एक चीज और बोला जा रहा है कि आप प्लेयर बेटर एंटरप्रेन्योर, जो भी आप सिस्टम में हैं दोस्तों, उसमें आप टॉप लेवल पे जाइए, उसकी मास्टरी कर लीजिए, अपने निश को पहचानिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें और भी
बेटर कर सकते हैं। चलिए और भी चीजों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ा इशू कहाँ पे होता है, वो ये होता है, देखिए, अवॉइड स्कूलिंग कॉलेजेस फ्रेंड सर्कल। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि उन फ्रेंड्स को छोड़ दो जिनके साथ आपने पढ़ाई किया है, नहीं, ये बोला जा रहा है कि आपका जो माइंडसेट होता है उन 5 से 10 लोग के एवरेज के बराबर होता है जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1 साल किसी ऐसे एरिया में रह जाइए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी खाली बैठ रहे हो, चीजों को मतलब नेगेटिव बातें ज्यादा कर रहे हो, आप ऐसे 10 लोग के साथ बैठिए, आप देखेंगे तो 2 से 3 महीने के बाद आप फुल्ली नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन आप वहीं कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए तो आप देखेंगे तो आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। होता क्या है होता क्या है कि हम क्या देखते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, देखते हैं जैसे वो कोई है वो गोवा घूमने गया है, वो मलेशिया घूमने गया है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है, अरे मैं क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ जलस की भावना आ जाती है। तो इन सभी फोमों से हमें बचना है, हमें उन लोगों के साथ रहना है दोस्तों। मेरा ये सजेशन है कि जो हमसे 5 से 10 साल बड़े हों, जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हों, जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे 20 साल से स्टार्टअप किया हमने, 30 से 35 40 साल तक जा करके हमें अपने फैमिली का सपोर्ट बनना है, लेकिन हम इन सभी चीजों में फंस करके रह जाते हैं। अपनी एक फेक स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में दोस्तों, हम अपनी फेक स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में इन सभी भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं करना है, अपने सर्कल को सुधारना है, और उसमें से एक हमारा होना चाहिए दोस्तों यूट्यूब। और उसमें कुछ बेस्ट बेस्ट जो भी आपको लगे उसको आप सब्सक्राइब करिए, डेली रेगुलर बेसिस पे उनके थॉट्स को सुनिए, बिकॉज दोस्तों जितने ज्यादा आप अच्छे लिसनर होंगे उतने ही ज्यादा आप चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए एक चीज और इसमें बताया गया है, वो क्या चीज है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ बोला गया कि मोस्ट आर लिविंग इजिली ऑन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे आपका जो लाइफस्टाइल है वो और भी इजी हो जाता है। कब? जब आप इंटरेस्ट से इंटरेस्ट बना करके उससे लाइफस्टाइल जीते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए है, 1 लाख को आपने इन्वेस्ट किया, आपको मिला 20% टोकन। अब उस 20% को आपने भी उसको भी स्टिक किया, और उससे जो अर्निंग आ रही है उससे आप एंजॉय करिए। ठीक है, हर महीने जो 1 लाख का जो आपको 20% या 30% जो आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करते जाइए, और उससे जो अमाउंट आ रहा है उसको आप लाइफ में एंजॉय करिए। तो इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और एक चीज और इसमें बताया गया है कि नेवर टेक अ पर्सनल लोन। यहाँ पे एक ट्रैप है, पर्सनल लोन हो गया, इसके साथ साथ जो जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं वो एक ट्रैप होते हैं, अगर आप उसमें फंसते हैं। हाँ, आपको एजुकेशन लोन चाहिए और भी चीजें चाहिए तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, बिजनेस के लिए चाहिए, रियल एस्टेट के, है ना, लेकिन आपके पास उतना बड़ा कैपिटल होना चाहिए। लोन ओनली हेल्प इन रियल एस्टेट बैकग्राउंड। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक पर्सन था, उसने क्या किया, उसने 1 करोड़ का घर देखा। ठीक है, 1 करोड़ का घर देखा और उसको उसको परचेज करना था। उसने क्या किया, 1 करोड़ का उसने लोन ले लिया। अब उसने क्या किया, 30 लाख डाउन पेमेंट पे उसने घर को खरीद लिया, और 70 लाख जो बचा था उससे एक पुराना घर खरीद लिया। ठीक है, पुराने घर को उसने रेंट पे दे दिया, और उससे जो पैसे आते थे उससे वो यहाँ पे क्या करता था, ईएमआई भरता था। किसका? नए घर की ईएमआई भरती थी। तो एक समय के बाद क्या हुआ, वो दोनों घर उसके हो गए। 1 करोड़ में उसने क्या किया, एक घर ना लेकर के 2 घर लिया। तो ये होता है दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन का बेनिफिट्स होता है। ठीक है, तो अगर चाहता तो वो एक घर लेता और उसके ईएमआई भरता, तो वो शायद वो कभी ना कभी फेल हो जाता। तो उसने क्या किया, 1 करोड़ से 30 लाख डाउन पेमेंट से एक घर लिया, दूसरे बचे हुए 70 लाख से एक ओल्ड घर लिया, और उसके बाद उससे जो किराया मिलता था उससे उसकी ईएमआई पटाता था, और कुछ समय के बाद देखा तो उसके दोनों घर उसके हो गए। तो आई होप ये कुछ शॉर्ट स्टोरी और जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊं दोस्तों, समरी अगर मैं बताऊं तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो इन्फ्लेशन था, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो लगभग 8% है, और 8% का इन्फ्लेशन रेट को नेग्लिजिबल करने के लिए आपको उससे डबल्स का, आपको उससे ज्यादा की कंपाउंडिंग होनी जरूरी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर 8% इन्फ्लेशन रेट है तो आपको लगभग 20% का इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप ये मैनेज कर पाते हो तब जाकर के आप समय के साथ साथ एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे, आप सभी जानते हैं, मिडिल
स्टैंडर्ड के लोग हैं जो स्ट्रगल करके चीजों को सीखते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और आई होप वो चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों एक सही गाइडेंस, एक सही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब से मैंने इस सिस्टम में देखा कि इसकी कंपाउंडिंग जो है वो सबसे जबरदस्त है। रेट कुछ भी जाए, समय के साथ साथ ये हमें उतना रिटर्न्स देती है। और अगर हमने अपने कैपिटल को संभाल के रख लिया और एक स्ट्रेटजी से काम करते गए दोस्तों, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त अर्निंग आने वाली है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा समय भी हो चुका है और मैं जानना चाहूंगा आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को। एक बार रिएक्शन करके देंगे, और कल का सेशन आई होप वरिंदर सर का हो, वो अवेलेबल है। दोस्तों काफी बड़ा पीडीएफ है, हम कोशिश करेंगे वीक में एक दिन ऐसी कुछ छोटी सी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जिससे और भी चीजें आपको क्लैरिफाई हो सके कि मार्केट में क्या क्या चीजें हैं। बिकॉज कभी भी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन हमें बचपन से नहीं मिलता। हम करते क्या है, हम सीखते 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 उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, और एट लास्ट हम फिर खुद की स्ट्रेटेजी बना करके उस पर काम करते हैं। जो हमें लॉस करा है उसको छोड़ देते हैं, जो हमें प्रॉफिट करता है, और फिर उसके बाद हम जिस सर्कल में रहते हैं उसके हिसाब से हमें वो चीजें मिलती है। आज मुझे ओरिजिन इसलिए मिला दोस्तों क्योंकि मैं उस टाइप के सर्कल में था, लोगों से मिलता था, सुनता था, समझता था, एडवांस लोगों के साथ में बात करता था, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते थे, जो ब्लॉकचेन के ऊपर बात करते थे, इन सभी के साथ में बात करता था। चलिए, एक और गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे इंडिया में खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि स्टेबल कॉइन क्या होता है। बिकॉज दोस्तों आप सभी सीबीडीसी को तो जानते ही हैं। सीबीडीसी एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी फ्रीडम को छीन सकता है। बिकॉज उसमें कुछ लिमिटेशन होगी कि आपके पास अगर 5,000 रुपए है तो 5,000 रुपए को आपको 2 से 4 महीने के अंदर खत्म करना है। अगर नहीं खत्म करोगे, नहीं उसको यूज करोगे, तो क्या होगा, वो वहां से बोल सकते हैं कि फ्लैश हो जाएगा। ऐसा न्यूज सुनने में आ रहा है, बाकी आप अपने लेवल पे सर्च करिएगा। इसके साथ साथ हर एक डेटा का होगा। जैसे कैश में क्या होता था, हम इंडिपेंडेंट होते थे अपने अमाउंट्स के, हमने क्या खरीदा, 500 रुपए को चीज खरीदना हो, लेकिन अभी 500 रुपए भी यहाँ पे नोट डाउन होंगे। ये है सीबीडीसी का कुछ ड्रॉबैक्स। तो उसके लिए हमारा हमारा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्टेबल कॉइन आ रहा है, और आई होप उसका जो बैकअप है, अगर रुपए ना होके यूएसडीटी या डॉलर हो तो सबसे बेस्ट होगा। बिकॉज रुपए का जो वैल्यू है वो डे बाय डे थोड़ा गिर रहा है। तो अगर ये हमारा डॉलर आता है तो बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए, इसी के साथ हम एक आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। आप सभी लोग शांति से उस पूरे वीडियो को, 10 मिनट के वीडियो को सुनिएगा। काफी नॉलेजेबल वीडियोस है दोस्तों। अगर आप समय देते हैं 1 घंटे का, तो कुछ यहाँ से गेन करके जाइए। वेट, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि विजडम कंपाउंडिंग होती है, मतलब जो आपकी नॉलेज है वो कंपाउंडिंग होती है, और वो कंपाउंडिंग होती है, लेकिन उसमें किसी भी टाइप का इन्फ्लेशन नहीं होता। ये सबसे जबरदस्त बात है। चलिए, तो मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ आपके सामने, और हमारे को-होस्ट बताएंगे। तो मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो ओके। जी रहीम सर। यस सर। ओके, वॉइस क्लियर होगा तो अब यस बोल दीजिएगा। ओके सर। क्रिप्टो के रेगुलेशंस बना रहे हैं ना, क्रिप्टो के लिए बुलिश है, क्रिप्टो क्लियर है सर, क्लियर है। और क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए काम कर रहे हैं अमेरिका को। अब उतनी तेज तो नहीं, लेकिन हमारी भारतीय सरकार भी क्रिप्टो के लिए काम करनी शुरू हो गई है। एक और पहल भैया, यूएस में जैसे ट्रंप ताबड़तोड़ क्रिप्टो के रेगुलेशंस बना रहे हैं ना, क्रिप्टो के लिए बुलिश है, क्रिप्टो के लिए काम कर रहे हैं, और क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए काम कर रहे हैं अमेरिका को। अब उतनी तेज तो नहीं, लेकिन हमारी भारतीय सरकार भी अब क्रिप्टो के लिए काम करनी शुरू हो गई है। एक और पहल भारत ने भी ले लिया है। अब भारत ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि स्टेबल कॉइन खुद का हम लॉन्च करेंगे, और ये गवर्नमेंट मलिंग टू, मतलब गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्सपेरिमेंट विद स्टेबल कॉइन। क्रिप्टो में आने के लिए स्टेबल कॉइन के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं।
तो मतलब ये खुद का स्टेबल कॉइन भारत का आएगा भैया, और ये स्टेबल कॉइन प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी ही होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड, जो क्रिप्टो करेंसी की रियल डेफिनेशन है। तो स्टेबल कॉइन रहता है फिक्स। इसको आप एफडी की तरह भी समझ सकते हो। एफडी में जब हम पैसा डालते हैं और हमको पहले बता दिया गया है कि 7% मिलेगा, तो वो 7% मिलेगा, तो 7% फिक्स है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, स्टॉक्स में डालते हो, वहां 12% बोला गया, बोलता तो कोई है नहीं, लेकिन 12% ऑफ पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से जब बात करते हैं, क्या 12 रहता है क्या? नहीं, कभी 15, 20, 25 चला गया, या 8, 7, 6, 5 चला गया। एफडी फिक्स अगर 7 है तो 7 ही है, 7% देगा। ठीक इसी तरीके से स्टेबल कॉइन को आप ले लो। स्टेबल कॉइन में वैल्यू फिक्स रहती है। क्यों फिक्स रहती है, क्या इसका लॉजिक है, ये भी समझाता हूं। देखो होता क्या है, जब भी कोई कंपनी स्टेबल कॉइन लॉन्च करती है, सरकार नहीं लाती है, कोई कंपनी लाती है, सरकार किसी कंपनी को बोलेगी लाने के लिए, तो जब भी कोई कंपनी स्टेबल कॉइन लेकर के आती है तो वो बैक्ड बाय डॉलर होता है। बैक्ड बाय डॉलर कहने का मतलब, अगर 1 करोड़ का कॉइन मार्केट में अवेलेबल है, एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, दुनिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं 1 करोड़ के कॉइन, तो 1 करोड़ का डॉलर भी पीछे रखा गया है बैंक में, उसी के बिहाफ पे 1 करोड़ के कॉइन अवेलेबल हैं। कल को कंपनी बोलेगी हमको 2 करोड़ का स्टेबल कॉइन लाना है, तो ऐसा ही नहीं डिजिटल कॉइन भैया कुछ टप टुक प्रोग्रामिंग किए और 2 करोड़ का कॉइन आ गया, ना 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 ना। हाँ वो तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 करोड़ डॉलर भी रखना पड़ेगा बैंक में। तो स्टेबल कॉइन इसलिए भरोसेमंद कॉइन होता है। स्टेबल कॉइन कोई हवाबाजी वाला कॉइन नहीं होता है, जैसे मीम कॉइन होता है ना, ट्रम्प कॉइन बना दिए, पीछे क्या है, कुछ नहीं, डोज कॉइन बना दिए, पीछे क्या है, कुछ नहीं, लेकिन स्टेबल कॉइन पीछे होता है, डॉलर बैक्ड होता है। ठीक है, अब जब भारत अपना लेकर के आएगी खुद का स्टेबल कॉइन, तो मुझे एक चीज शंका है भैया कि भारत जब लाएगी, अच्छा देखो सिर्फ यूएस डॉलर बैक्ड अभी तो है, फिलहाल है, लेकिन इसको ट्रेजरी बिल से भी बैक्ड किया जा सकता है, गोल्ड से भी बैक्ड किया जा सकता है, क्योंकि ये सब भी एक तरह के स्टेबल एसेट ही होते हैं। भारत अगर लाएगा तो इंडियन रूपी बैक्ड लाएगा, लेकिन मुझे शंका, मेरे मन में एक सवाल ये था कि इंडियन रूपी भैया आप देखो आजादी के बाद से गिर ही रहा है, गिरते 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 90 रुपए के आसपास हम पहुंच गए। 90 रुपए देना पड़ता है 1 डॉलर के लिए, तो डॉलर का तो भाव तो बढ़ता है, बढ़ रहा है। स्टेबल कॉइन अगर बैक्ड बाय डॉलर है तो अच्छा है, वैल्यू बढ़ेगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ेगी। लेकिन रुपया बैक्ड हुआ तो भैया स्टेबल कॉइन भी गिरने लग जाएगा। तो ये भविष्य की बात है कि सरकार इसको कैसे टैकल करेगी, अगर रुपया बैक्ड रखा तो गिरने से कैसे बचाएगी। ठीक, तो ये था स्टेबल कॉइन। अब इसका पर्पस क्या है जरा ये समझो। पर्पस ये होता है, जैसे मैंने बोला फिक्स रहता है, तो फिक्स का क्या फायदा है, कहां यूटिलिटी क्या है उसकी। तो यूटिलिटी कुछ ऐसा है सर कि आज के समय में ना, आप अगर किसी विदेश में किसी को पेमेंट करते हो या विदेश से पेमेंट आप मंगवाते हो तो बहुत सारे झंझट होते हैं। झंझट कैसे, देखो प्रोसेस क्या होता है कि आप जिस बैंक से पैसा भेज रहे हो, मान लो यहां से आप एसबीआई से पैसा भेज रहे हो, तो एसबीआई से पैसा आप भेज रहे हो, कोई एचडीएफसी बैंक है वहां विदेश में आप जिसको भेज रहे हो, तो आपको क्या लगता है इधर आपने सेंड बटन दबाए और 2-4 घंटे में वहां एचडीएफसी मुझको मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? जैसे हम यहाँ भेजते हैं, यहाँ दिल्ली से मुंबई भेजना है तो दिल्ली से मुंबई भेजना है तो आईएमपीएस अगर कर दिया तुरंत हो गया, एनईएफटी या दूसरी कैटेगरी किया 2-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगता। लेकिन यहां से अगर विदेश भेजना है किसी दूसरे देश, तो प्रोसेस ये होता है कि आप जिस बैंक से भेज रहे हो भैया, बीच में एक कोरेस्पोंडेंट बैंक होगा, कोई दूसरा बैंक होगा वो, फिर बीच में फॉरेक्स कन्वर्जन भी होगा, आपका अमाउंट कन्वर्ट होगा उस देश की करेंसी में, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस भी चेक होगा, जिसको आप भेज रहे हो उसकी केवाईसी बैंक में प्रॉपर अपडेटेड है कि नहीं, और उसके बाद जब सेटलमेंट होगा तब उस रिसीवर के बैंक में पैसा क्रेडिट होगा। और ये सारा प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आप चाहे बगल में जो अपना दुबई है ना भैया, 2 घंटे का रास्ता है, वहां भी पैसे भेजोगे ना तो 2 से 3 दिन लगते हैं। बैंगलोर जाने में बैंगलोर की फ्लाइट 3 घंटे की है, लेकिन सेम डे पैसा पहुंचेगा। दुबई की फ्लाइट 2 घंटे की है, लेकिन 3 दिन लग जाता है। क्यों? कंट्री बदल गई, करेंसी बदल गई। आप चाहे यूएस भेजो या दुबई भेजो, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ये दिक्कत। अच्छा इतना ही नहीं कि समय ज्यादा लगता है, चार्जेस भी बहुत कटते हैं। आप 1 लाख रुपए भेजोगे तो अगले को 1 लाख नहीं रिसीव होगा, वो चार्जेस कट के हो सकता है कि 95,000 मिले, 96,000 मिले, 98,000 मिले, कट गया। और बड़ा अमाउंट हुआ तो उतना ज्यादा चार्जेस कटेगा। इसका सोल्यूशन है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन के जरिए आप किसी को सेकंड्स में पैसा भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो दुनिया के किस कोने में रहता है, दुनिया के कौन से देश में रहता है। आपने इधर सेंड बटन दबाया और वहां उसको रिसीव हुआ सेकंड्स में।
अच्छा, चार्जेस बहुत ना के बराबर, 10-20 रुपए 30 रुपए के आसपास, बहुत मोटे अमाउंट पर भी बहुत छोटा सा अमाउंट। तो एक बड़ी समस्या का समाधान है स्टेबल कॉइन। अब आप ये पूछ सकते हो कि भैया आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है, हम तो विदेश भेज नहीं रहे पैसा, ना विदेश से हमारा पैसा आ रहा है। तो ऐसा होता है सर कि भारत में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको विदेश के साथ ट्रांजेक्शन करना होता है, विदेशी कंपनियों के साथ। सोचो हर विदेशी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन में यही लफड़ा होता है, समय लगता है, चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और जब चार्जेस पे करने पड़ते हैं तो देश का पैसा उधर निकल के जा रहा है, तो ये गड़बड़ है ना। तो समझ लो देश की कंपनियों का जब काम आसान होगा, उनका पैसा बचेगा तो देश का पैसा बचेगा, ये एक तरीके से। और स्टेबल कॉइन हमारे और आपके काम का भी है। और उसके अलावा आपके मन में अगर सवाल ये है कि हमारे आम आदमी के मन काम का क्या है भैया, तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव दुबई रहते हैं या कहीं इधर उधर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको पैसा भेजना या उनसे मंगवाना होता है, तो ये ज्यादा चार्जेस कटते हैं, ज्यादा समय लगता है। स्टेबल कॉइन के जरिए यूं हो जाएगा वो काम। अब उसके बाद पैसा पार्क करने के भी काम आता है। आपको पैसा रखना है, पैसा कहाँ रखते हो, बैंक में रखते हो ना। आपको मने कि भैया बैंक में नहीं रखना, हम स्टेबल कॉइन में पार्क रख लो, क्योंकि वो स्टेबल है, फिक्स है, वैल्यू उसकी बढ़ती घटती है, लेकिन जितना आप डॉलर का देखते हो ना वैल्यू घटता बढ़ता है, वही उसका, क्योंकि वैल्यू डॉलर की बढ़ेगी तो स्टेबल कॉइन का बढ़ जाएगा, अगर डॉलर की गिरी तो स्टेबल कॉइन का गिर जाएगा। लेकिन कितना बढ़ता गिरता है, बहुत मामूली सा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। अब ये समझ लो, एक डिफरेंस आपको समझा देता हूं। यहां पर आप अगर ट्रेडिशनल बैंकिंग करते हो तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में 1 से 3 दिन लग जाता है, स्टेबल कॉइन में 30 से 40 सेकेंड्स लगते हैं, चाहे कहीं भी भेज लो। फीस 600 1200 रुपए डिपेंड करता है, बड़ा अमाउंट है तो और ज्यादा पैसा लगेगा, यहाँ 10-20 रुपए के आसपास लगते हैं। आप अवेलेबिलिटी, यहाँ बैंकिंग बंद तो वो अटक गया, उसके बाद नहीं, अब अगले यूएस से पेमेंट आना था तो यूएस से पेमेंट आ गया हमारे को, मतलब पेमेंट उन्होंने रिलीज कर दिया, लेकिन वो चूंकि हमारे बैंक में आया नहीं और 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए बैंक में पैसे नहीं आए। पार्टी का हमारे पास आता है कि भैया वो काम नहीं हुआ जिस काम के लिए उन्होंने हमको पैसे दिए थे। तो हमने कहा हमारे पास पैसे तो आए नहीं, तो जब पैसे नहीं आए तो उन्होंने कहा हमने तो भेज दिया है। तब हमने अपने बैंक में चेक किया, बैंक में हमारे बैंक की तरफ से दिक्कत था, कुछ केवाईसी वगैरह का इशू था, जिसकी वजह से 6-7 दिन होने के बाद भी पैसे नहीं आए, हमको पता भी नहीं चला। तो ये सारी दिक्कतें होती है। वही स्टेबल कॉइन होता, कट से उधर डाला इधर आया। ठीक, इंटरमीडियरीज की बात, बैंकिंग जब करते हो तो 3 से 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसा मैंने आपको दिखाया, फॉरेक्स कन्वर्जन होगा,